वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। जैसा कि आपको मालूम है कि नजरिया द विजन का जो पर्पस है वो है अवेयरनेस पैदा करना मासेस के बीच में, चाहे वो इन्वायरमेंट के लिए हो या हेल्थ के लिए हो या एजुकेशन के लिए हो। तो हेल्थ के मरहले में, हेल्थ के फेज में आज हम जो मेहमान आपके सामने पेश कर रहे हैं वो है डॉक्टर आलोक चंद्रा, जिनको इलाहाबाद के सभी लोग जानते हैं। वो एमडी टीबी और चेस्ट डिसीज के हैं और प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन, यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। और इसके पहले वो एमएलएनआर मेडिकल कॉलेज में भी एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं। तो ये अभी कुछ दिनों पहले डॉक्टर साहब ने एक बुक लिखी है और वो बुक बहुत सारे मायनों में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ओपन सीक्रेट्स ऑफ एलर्जी और इम्यूनोलॉजी। तो इसके बारे में भी बात करेंगे उनसे, डॉक्टर साहब से, और डॉक्टर साहब से उनके बारे में बात करेंगे और डिसीज के बारे में, एलर्जी के बारे में और रिस्पिरेटरी डिसीज के बारे में और चेस्ट के बारे में। तो डॉक्टर आलोक चंद्रा साहब, आपका हमारे स्वागत है, इस्तकबाल है। तो सबसे पहले सर आपसे मैं बुक्स से ही शुरू करता हूँ कि ये आपकी जो अपनी बुक लिखने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली, स्पेशली ऑन चेस्ट और जो आपने लिखी। ये बुक जो मैंने लिखी है ये बड़ी शॉर्ट और कंसाइज सी बुक है। हालांकि इसमें एक्सप्लेन सब कुछ किया गया है एलर्जी के बारे में, एलर्जिक डिजीजेस जितनी भी उसके बारे में डिटेल में बताया है, लेकिन इस तरह बताया है कि एक आम जनता भी जो कि डॉक्टर नहीं है, मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, वो भी इस चीज़ को समझ सकती है। मुझे इंस्पिरेशन इसकी यूँ मिली, मेरे फैमिली में बल्कि नज़दीकी लोगों में इस तरह की चीज़ें बहुत थी कि फैमिली में ऊपर से बाबा को कोई बीमारी है, वो डॉटर से बेटे में आई, तो ये जेनेटिक जो ट्रांसफ़र हो रहा था डिजीज़ का, तो ये एलर्जीज में होता है। तो मुझे लगा कि इंडिया में इस तरह के हर तीसरे चौथे बच्चे को, हर तीसरे चौथे मनुष्य को एलर्जी की बीमारी दिखाई दी, चाहे वो नज़ले की शक्ल में हो, चाहे दमा की शक्ल में हो, चाहे किसी शक्ल। तो मैंने सोचा कि ये इस चीज़ को आम जनता तक पहुंचाने के लिए, और एमबीबीएस के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ज़्यादातर किताबें जो होती हैं वो इंग्लिश पैटर्न पे यूएस राइटर्स की या अमेरिकन राइटर्स की या ब्रिटिश राइटर्स की होती हैं, जिनमें इंग्लिश बड़ी क्लिष्ट होती है, बड़ा मुश्किल होता है उसको समझना। और हिंदुस्तानी एक छात्र के लिए, हिंदुस्तानी स्टूडेंट के लिए जो नया नया एमबीबीएस करने आया है, उसको समझना बड़ी मुश्किल होती है, और आम जनता के लिए तो मुश्किल है। तो मैंने इसको एक कंसाइज वे में, बड़ा सिंपल इंग्लिश में, सिंपल लैंग्वेज में इसको कौन से टॉपिक्स में कवर किए गए हैं इसमें टॉपिक्स यूं कवर किए गए हैं कि एक तो पहले जनरल एलर्जी की बात हुई, एलर्जी होती क्या है, एलर्जी कैसे होती है, एलर्जी की बीमारियां क्या क्या है, एलर्जी को पहचानेंगे कैसे, आप कैसे पहचानेंगे जब पेशेंट आता है आपके पास, तो उसको मान लीजिए दमा है तो हम कैसे जानेंगे कि वो एलर्जी वाला ही दमा है, या किसी को नज़ला है तो हम कैसे जानेंगे कि वो नज़ला जो है एलर्जी की वजह से। तो इस तरह की चीज़ें इसमें समाहित की गई हैं कि एलर्जिक डिजीज को पहचानना, फिर एलर्जी वाले पेशेंट्स को आम पेशेंट्स से अलग रखना, एलर्जी की डायग्नोसिस बनाना कि किस किस चीज़ से एलर्जी। देखिए, एलर्जी ऐसा है कि आपके शरीर में ब्लड सेल्स तमाम तरह, ये तो हर कोई आज जानता है कि हमारे रक्त में तमाम तरह के सेल्स होते हैं। तो ये सेल्स जो है डिफेंस में काम आते हैं। कोई भी इन्फेक्शन होगा तो एक डिफेंस एंटीबॉडी जो है डिफेंस करेंगे। अब एलर्जेंस जो है वो बैक्टीरिया नहीं है, एलर्जेंस जो है वायरस नहीं है, एलर्जेंस जो है वो परागकण है, पॉलन ग्रेन्स। सरसों का पॉलिनेशन शुरू हुआ मान लीजिए फरवरी मार्च में, जिसको सरसों से एलर्जी है वो उसको प्रॉब्लम शुरू होगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम शुरू होगी। एलर्जी और तरह की होती है, अभी मैं बताता हूँ कि और भी एलर्जीज कैसे होती है। एलर्जी इशू है इस बुक में, तो इसमें चेस्ट और एलर्जी के इश्यूज के कॉमन मिसकंसेप्शंस को भी एड्रेस किया गया। यस, डेफिनेटली किया। ओके,
सत्य देखिए मिसकंसेप्शंस की अगर बात करते हैं तो बहुत से लोग होते हैं कहते हैं जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरी सांस फूलने लगती है। जी जी आम तौर पे किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेंगे सांस फूलने लगती है, तो वो कहेंगे साहब आपको अस्थमा शायद शुरू हो रहा है क्योंकि साउंड्स भी आने लगती है। अब लेकिन उसको अस्थमा नहीं हो रहा है, जी वो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एज्मा उसको कह सकते हैं आप, लेकिन वो एज्मा नहीं है। तो इसको आपको एज्मा से अलग करना पड़ेगा। दिस इज नॉट एज्मा, उसको एज्मा का इलाज नहीं करना है। मिसकंसेप्शन ये है, मिसकंसेप्शन ये है कि एक्सरसाइज करने की वजह से इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा नहीं। बहुत से बच्चे होते हैं वो कहते हैं जब मैं अपनी बिल्ली को खिलाता हूँ, अपनी बिल्ली को जब खिलाता हूँ तो मुझे सांस फूलने लगती है। अब आमतौर पे आदमी ये समझेगा कि एलर्जी, लेकिन उसको एलर्जी नहीं है। एक्चुअली कैट्स आर वेरी प्राउड एनिमल्स, वो अपने फर्स को लिक करते रहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि बिल्लियां जो है अपने फर को लिक करती रहती हैं, तो जब लिक करती रहती है तो उनका सलाइवा उनके फर में लगता रहता है। हाँ, अब वो बच्चा जब गोद में लेता है वो अपना प्यार दिखाने के लिए फड़फड़ाती है जब, तो वो सलाइवा उनका जो होता है उसमें प्रोटीनेशियस मटेरियल जो सलाइवा का है, दैट इज एलर्जी। इनहेल करता है वो इनहेल करता है नाक और मुंह से। यस। अब उसको लोग कहते हैं कैट एलर्जी है, जी बिल्ली से अस्थमा है। कैट एलर्जी नहीं है, एलर्जी तो उसको उस सलाइवा से, कैट से उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आइडेंटिफाई करना चाहिए ये कि कैट की वजह से नहीं है। जी या आप निकलते हैं तो ठंडा गर्म होगा तो भी आपको डस्ट से हो होती है सकती बहुत है, ज्यादा। डस्ट से हो सकती है। तो ये एग्जैक्टली एलर्जी हमेशा ये चीज एलर्जी नहीं होती। एलर्जी फैमिलीज में रन करती है। बहुत एक इसका बड़ा आसान तरीका है पहचानने का, 2-3 पॉइंट्स मैं बताता हूँ अभी जी, आपको। फैमिलीज में होती है, अब जैसे ऊपर से जेनेटिक। हाँ, जो पेशेंट है उसके मदर की साइड में जाइए जी तो ब्लड रिलेशंस, फादर की साइड में जाइए तो ब्लड रिलेशंस, ये इनमें अगर किसी को है तो उसको होने की संभावना है, नंबर 1। नंबर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यस, जी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। नंबर 2, अगर किसी को एक से ज्यादा चीजें परिलक्षित हो रही हैं, जैसे स्किन में अर्टिकेरिया भी है, इसको पित्ती उछलना कहते हैं, जी 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 या उसको नजला पुराना बना हुआ है 2-3-4 साल से 5 साल से, ये है, या उसको सांस लेने में परेशानी है, या उसको एयरबॉर्न कांटेक्ट डर्मेटाइटिस, हवा में निकलते हैं तो आंख लाल हो जाती है, मोटरसाइकिल चला के जा रहे हैं आंख लाल हो गई। तो अगर एक दो चीजें 3 चीजें हैं तब तो डेफिनेटली वो एलर्जी है। एक चीज है तो हम आगे एलर्जी टेस्ट करते हैं। तो एलर्जी टेस्ट के टूल्स क्या है? टूल्स जो है बहुत ही आसान तरीका है आजकल, क्योंकि एलर्जी इतनी ज्यादा होने लगी है कि उसी तरह जब रिसर्चेस हुई तो ये निकल के आया कि पहले नंबर 1 हिस्ट्री ले लीजिए। अगर फैमिली में हिस्ट्री है तब थोड़ा सा लगेगा कि चलो इसको एलर्जी है, हो सकती है। ठीक, अब आप इम्यूनोग्लोबुलिन जो बनते हैं शरीर में, आईजीई एक होती है इम्यूनोग्लोबुलिन, थोड़ा मेडिकल टर्म है, आईजीई को आप इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। इम्यून सिस्टम का वो हो जाए, उससे अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब उसको एलर्जी तो है डेफिनेटली। अब किस चीज से है? अब नहीं, अब किस चीज से है, किस चीज से, अब एयरबॉर्न है कि नहीं है, हवा में किसी चीज से है कि नहीं है, तो उसके लिए आईजीई फैटी टॉपिक स्पेशल टेस्ट हो जाता है। उसके बाद आप और वास्ट हो अगर कि अब किस किस चीज से एलर्जी, स्पेसिफिकली कोई चीज को जानना है, तब आपको स्किन टेस्ट करने पड़ते, बहुत माइनर से प्रिक लगते हैं एकदम बिल्कुल चींटी काटने की तरह, और वो सरसों का, गुड़हल का, कपास का, मच्छर का, मक्खी का यूज करते हैं। छोटा बिंदी ये सब बिल्कुल बहुत से बनते हैं, और उससे 2-3-4 सिटिंग में हम करीब 150-200 एलर्जेंस का पता लगा लेते। लेकिन इसके अलावा वो खाने पीने की चीजों से भी एलर्जी होती खाने पीने की चीजों से लगे उसके भी एलर्जेंस आते हैं बने, है। स्किन से टेस्ट होगी। जैसे बनाना से होता है, एक से होता है। देखिए कॉमन खाने से एलर्जीज तो है, जैसे कि फिश एलर्जी, सी फूड, फिश एलर्जी, देन एग्स से एलर्जी, मिल्क से एलर्जी, ये कॉमन है। अंडे से, दूध से, ये कॉमन है। तो सर ये चेस्ट डिसीज और एलर्जीज को लेकर साइंस का समझ कैसे इवॉल्व हुआ और इन रिसेंट इयर्स में?
evolution of science in in terms of energy. energy and ये जो है chest diseases. अगर बहुत पहले की बात करें 50-60 साल पहले, तो उस वक्त तो आपका एक वीपी वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली में बना था जी. तो वहाँ पे छोटी मोटी सांस की बीमारियां जैसे अस्थमा वगैरह का ट्रीटमेंट हुआ करता था. एलर्जी के बारे में उतना कुछ ज्ञान भी नहीं था और लोग अवॉइड करते थे एलर्जी की बात करें तो बड़ी लंबी सी चीजें हो जाती थी, टेस्ट बड़े लंबे हो गए. अब क्या होने लगा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस ने ये देखा कि एलर्जी को और अच्छी तरह से कैसे देख पकड़ा जाए, तो ये अभी जो मैंने बातें करी कि हिस्ट्री लीजिए, फिर इम्यूनोग्लोबुलिन की करिए, फिर उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन करिए, फिर स्किन प्रिंट टेस्ट करिए, फिर स्किन प्रिंट से हम लोग बात करते हैं 1+2+3+4 पर. इसके अलावा आपने बताया कि खाने पीने की चीजों से वो कैसे आए. एक और तरीका आया है जो कि बहुत ही उसको मैं अच्छा नहीं मानता हूँ, बल्कि चेस्ट स्पेशलिस्ट ही उसको अच्छा नहीं मानते, एलर्जी स्पेशलिस्ट उसको अच्छा नहीं मानते. वो है ब्लड से RAST करके एक टेस्ट आता है, वो ब्लड यूज कर लेकर के, हाँ वो भी यूज करते हैं लोग, लेकिन उससे थोड़ा सेंसिटिव नहीं होता क्योंकि थोड़े से ब्लड में इतने सारे एंटीजन को आप कैसे देख सकते हैं. वो पॉजिटिविटी उतनी अच्छी नहीं होती जितना कि स्किन के इंडिविजुअल टेस्ट है. सर आपको आपकी प्रैक्टिस में सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी डिसीज कौन सी होती है और उससे बचने के लिए आपने जो प्रिवेंटिव मेजर्स रिकमेंड करते हैं वो देखिए कॉमन डिजीजेस वो तो जो देखने को मिलती है वो तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं जी, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. पहले निमोनिया बहुत होता था, अब क्योंकि एंटीबायोटिक्स का यूज इतना होने लगा निमोनिया थोड़ा कम हो. फिर उसके बाद नंबर आता है एस्मा का या राइनाइटिस का, मतलब नज़ला, पुराना नज़ला जुकाम, ये बहुत कॉमन है. और अस्थमा वाला जो होता है पेशेंट को नज़ला जरूर लेके आता है. वो हिस्ट्री देता है कि 5-7 साल से नाक बहती थी, जुकाम था, छींकें आती थी और अब सांस में प्रॉब्लम शुरू हो गई. रेगुलर नज़ला रहता है रेगुलर बच्चों को, बिल्कुल रेगुलर. तो ये ड्यू टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ही है, ये सारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, नाक से शुरू होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और फेफड़ों के अंदर जाता है. तो इसे ओवरकम करने का क्या इसे ओवरकम करने का तरीका इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स आते हैं, विटामिन सी है. बच्चों से ही अगर बच्चों में जरा सा आपको लग रहा है तो विटामिन सी की ड्रॉप्स आती है, ये देना शुरू करो. विटामिन डी आता है, डी और सी चाहिए. डी विटामिन सी जिन चीजों में होता है, हाँ जैसे लेमन में होता है, लेमन में होता है, आंवले में होता है, आंवले में सबसे ज्यादा होता है, मिर्च में होता है. सरप्राइजिंगली ना मैक्सिमम विटामिन सी मिर्च में होता है, हरी मिर्च में. तो अगर ये लोग ज्यादा यूज करें हाँ तो ये यूज करें. जो सिट्रस फ्रूट्स है, सबका है, सिट्रस में जी. तो इनमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में. डी किसमें मिलेगा? डी आपको धूप से मिले. धूप से मिलेगा. अब आजकल विटामिन डी की कमी की वजह देश है जो कि अस्थमा भी ज्यादा हो रहा है और हड्डियों के प्रॉब्लम भी ज्यादा हो रही है. एक तो सन का जो मतलब है एक तरह से जो इनकाउंटर्स कम है बहुत, हम सब में लगाते हैं ना. हाँ, और आज से भी कुछ है, अर्थ का भी क्योंकि टच नहीं हो रहा है. अर्थ से इतना तो नहीं है. अब नंगे पैर चलना तो अलग, वो अलग चीज है. पर डी से रिलेटेड नहीं है. सही, इससे रिलेटेड है, ये सनलाइट से रिलेटेड है. सनलाइट से रिलेटेड है. और आजकल अब आप देखिए, आप स्टूडियो में एसी में बैठे हैं, एसी गाड़ी में बैठे हैं, आप घर चले जाएंगे, घर पे एसी चला लें, गाड़ी में रहेंगे, पसीना निकलेगा नहीं, धूप में कभी चलेंगे. पसीना भी जरूरी है और पसीना भी जरूरी है. ये भी जरूरी है. आपके बॉडी के मिनरल्स के बैलेंस के लिए पसीना बहुत है. सी और डी का यूज करेंगे तो ये जो रेगुलर लोगों को स्पैम हो रहा है ड्यू टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसीजेज या इन्फेक्शन, इससे ओवरकम कर सकते हैं. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीजेज आजकल ज्यादा कुछ बढ़ गई है, इसलिए अभी की पोल्यूशन बढ़ गया है. देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं कि पराली पर चले, हाँ हाँ, लेकिन
मान कहाँ है? रिस्ट्रिक्शन का काम है इसको रोकना। बिल्कुल तो क्या चाहिए? तो पोल्यूशन का रेस्पिरेटरी हेल्थ पोल्यूशन का रेस्पिरेटरी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, और लोग अपने एक्सपोजर मिनिमाइज करने के लिए क्या स्टेप ले सकते हैं? एक्सपोजर उनका मिनिमाइज हो पोल्यूशन से, और एक्सपोजर सन से ज्यादा हो। एक्सपोजर सन से ज्यादा हो, इसके लिए तो आपको सन में निकलना पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव, और कोई ऑप्शन तो नहीं। घरों में खिड़कियां बनवानी पड़ेंगी। घरों में खिड़कियां बनवानी पड़े, खिड़कियों से धूप आनी है, रोशनी से काम नहीं चलेगा जी। धूप आने पड़ेगी। और सबसे बढ़िया होता है सुबह सुबह जो अल्ट्रावायलेट लाइट आती है, जब सूरज निकलता है तब जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, दे आर द बेस्ट फॉर डिसेमिनेशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की होगा, ये मतलब रेस्पिरेटरी के लिए विटामिन डी इज वेरी एसेंशियल, इंपॉर्टेंट। विटामिन डी इज इम्पोर्टेंट, एंड विटामिन डी के लिए सन इज वेरी सर तो पोल्यूशन का मैंने कहा, पोल्यूशन का रेस्पिरेटरी हेल्थ पर असर क्या है? देखिए पोल्यूशन का ऐसा है कि पोल्यूशन में डस्ट भी है, पोल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड भी है, पोल्यूशन में ऑटोमोबाइल्स का एमिशन भी है। ऑटोमोबाइल्स की अलावा पोल्यूशन में फैक्ट्रीज का एमिशन भी है। देन ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर भी अभी तो काफी रिपेयर है। हाँ ओजोन अभी तो ठीक है, लेकिन कभी भी ओजोन लेयर में कभी भी छेद हो जाता है, तो वो भी एक अपने आप में बड़ा कारण है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब आपने देखा होगा कि इंडिया के भारतवर्ष के डेवलपमेंट के लिए, रोड्स के डेवलपमेंट के लिए पेड़ तमाम काटे जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी होगी डेफिनेटली, और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड पेड़ काट करके सड़कें बन रही हैं, कंक्रीट के महल बन रहे हैं। उनकी वजह से डस्ट, सीमेंट, बालू, इतनी चीजें हवा में आ रही। दे आर ऑल पोल्यूटिंग द एयर विच वी आर ब्रीदिंग इन। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और जो ब्रीथ कर रहे हैं दैट इज इम्प्योर एयर। आपकी बहुत जो एयर जाती है उसमें 20% ऑक्सीजन होती है। अब आपने देखा होगा अभी आजकल अखबारों में आ रहा है कि इलाहाबाद की अगर बात करें, प्रयागराज की बात करें, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स अचीव होती है, AQI। एयर क्वालिटी इंडेक्स इलाहाबाद का कभी भी 100 से के आसपास ही जा रहा है। लोग कहते हैं कि 50 तक हो तो बहुत बढ़िया है, 50 से 100 अवेलेबल तो है, लेकिन 100 से ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा समझने की बात है। 200 के ऊपर जा रहा है तब तो बिल्कुल अलर्ट चाहिए, और दिल्ली में तो 500 के हो गया। तो ये पोल्यूशन जो है सांस में जब जाएगा, ये पोल्यूटेड एयर जब ऑब्वियसली कम ऑक्सीजन लोड के साथ जाएगी, कम ऑक्सीजन आपको सफाई देगी, लिथार्जी होगी, बॉडी में थकान होगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होंगी ही होंगी। उसके अलावा भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से जो प्रॉब्लम हो सकती है वो सब आपकी ऑक्सीजन तो सभी चीजें मिलेगी, अगर इसके अलावा भी तो सर अभी आपने बताया कि जेनेटिक का एलर्जीज और अस्थमा में की रोल है, तो क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? जेनेटिक वाले को प्रिवेंट नहीं, इस यूं नहीं किया जा सकता कि देखिए एक चीज होती है टेलोमेयर। जब फीटस जो है जब वूम में होता है, गर्भ में होता है बच्चा, तभी जांच हम कर सकते हैं कि इसको टेलोमेयर में शॉर्टनिंग है और उसको अस्थमा होने के चांसेस है, राइट? ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसका अस्थमा हो जाना उसको वहीं पे हम ठीक नहीं कर सकते। बाद में If you don't want that child, you can abort it. That is one thing that can be done. लेकिन बाद में बच्चे को अगर प्रिवेंट करना है, जो जेनेटिक लेकर के है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स आते हैं, वैक्सीन आते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा सा चेंज करके बढ़ाते हैं। लेकिन जो ये इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। प्रिवेंट एकदम से नहीं कर सकते। एस्मा इज वन सच डिजीज, ये आपको अभी आपको लेट इट बी एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ अस, एस्मा कैन नॉट बी क्योर्ड, एस्मा कैन बी कंट्रोल्ड। किसी को अगर एस्मा है, मतलब अगर जेनेटिक की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल अभी अस्थमा हो जाता है, आज अस्थमा हो जाता है,
तो अभी ये इट विल नॉट बी क्योर्ड एट ऑल। cannot be cured. दिस मिनिमम मेडिसिन पे आप हो सकते हैं। इनहेलर सब आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया या बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, बहुत सारे या आप अपना एलर्जी का वाला टाइम आने से पहले पीरियड जब आपको ज्यादा हो जाती है, जी एस्मा में यही होता है। जब एलर्जेंस का टाइम आता है, मान लो किसी को, मान लीजिए सरसों किसी को एलर्जी है, जी तो जनवरी से ही उसको फील होने लगेगा कुछ गड़बड़, तो वहीं से इनहेलर अगर लेना शुरू कर दे, या इम्यूनोथेरेपी अगर चल रही है जी एलर्जी वाली, तो वो शुरू कर दिया जाता है। तो आपका ट्रबलसम पीरियड कंफर्टेबल हो जाता है। लाइफ स्टाइल चेंज किस तरह से एलर्जीज और रेस्पिरेटरी इश्यूज को मैनेज करने में यस, लाइफस्टाइल को यूं चेंज किया जा सकता है कि देखिए, आपको मान लीजिए किसी पेशेंट को एस्मा है और उसको पता है कि मुझे ऐसे 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 प्रॉब्लम हो जाती है, ये करने से प्रॉब्लम होती है, तो विंडी वेदर है, एटमॉस्फेयर है, हवा बहुत चल रही है, आंधी आ रही है, या व्हाटएवर, मत निकलिए घर से बाहर। अगर निकलना ही है तो मास्क लगा के और मफलर लपेट के निकलिए। नंबर 2, ठंडे मौसम में हमेशा गर्म कपड़े से शरीर को ढके रहिए। कभी एक्सपेरिमेंट मत करिए कि आज हम हाफ स्वेटर ही पहन के जाते हैं। हमेशा फुल स्वेटर बॉडी को कवर। हाँ, ज्यादा हो जाएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, नंबर 3, इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, हमारा गर्म देश। हम कॉपी करते हैं वेस्टर्न कंट्री से। वहां पे कालीन ईरान में, यहाँ वहाँ यूएस में कालीन बिछाने का फर्क, वॉल टू वॉल कारपेट, यहाँ हम लोग शो के लिए कारपेट है, जबकि कारपेट की हमें वैसे जरूरत नहीं है। फिजियोलॉजिकली वी डोंट नीड अ कारपेट इन आवर ड्राइंग रूम और एनीवेयर, बट हम सजावट के लिए या अपना शान के लिए लगा लेते हैं के लिए। तो कारपेट जो है वो माइट्स को, डस्ट माइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड सबसे बड़ा कारण अस्थमा का डस्ट माइट ही है। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। भदोही में जो चेस्ट स्पेशलिस्ट है उनका यही है कि अस्थमा वाले लोग घर में प्लांट्स लगाते हैं, इंडोर प्लांट्स। इंडोर प्लांट्स के साथ दिक्कत क्या है? देखने में बहुत सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन वो डस्ट भी एब्जॉर्ब करते हैं। अपने स्टूडियो में जब आते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है, तो आप क्या करें? भाई आपका प्रोफेशन है, आप छोड़ नहीं सकते हो। हाँ, प्लेस बदल सकते जी। अब कोई पेशेंट, आपको जरा सी भी प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम कोई भी प्रॉब्लम शुरू हो गया, नजला जुकाम से, आंख के रेडनेस से, आजकल तो इनहेलर्स आ गए हैं बड़े अच्छे, बहुत आसानी से अपनी इनहेल कर लिए, सांस में दवा चली गई और एक्टिव। नेबुलाइजर्स हैं घर में, तमाम पेशेंट नेबुलाइजर्स रखते हैं, नेबुलाइजर्स का सॉल्यूशन है आप रेस्पिरेशन को असिस्ट करें। तो ये रिकवर करता है इसके बाद? हाँ, इसके बाद रिकवर, इसके बाद वो एक्सर्बेटेड कंडीशन जो है वो रिकवर हो जाती है।